हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, ठीक है, वीडियो में। तो चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं आज हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हेयर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ फॉल्स स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये है फर्स्ट, है ना। आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन ईच केस एंड री राइट दिस करेक्टली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर। तो आपको जो है इसमें मिस्टेक्स करेक्ट करनी है और उसको दोबारा लिखना है और करेक्टली करना है उसको, कि आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा है उसके हिसाब से करना है। तो देखो, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पर जा चुका है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए, अब हम आज क्वेश्चन आंसर ही कवर कर रहे हैं ना, तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा है, समझा है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। वैसे मैं इनको समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट में है, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उनके सबके खुले दिमाग थे इस बारे में कि वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस, की इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री डेमोक्रेटिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब स्वतंत्रता के बाद कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। तो उनके विचारों के बारे में है ये, उनका मूवमेंट क्या कहता है। तो देखो, फर्स्ट में हम लिखेंगे, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड अ कंसेंसस। कंसेंसस मीन्स होता है एक मत। तो ऐसा नहीं है कि सबके अलग अलग विचार थे, नहीं, वो सब एक मत था, उन सबका एक मत था, कंसेंसस थे उनके फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, कि दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक नेशन, कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र होगा, ठीक है। और डेमोक्रेसी के बारे में भी मैं समझा चुकी हूँ। डेमोक्रेसी का जो चैप्टर है ना, व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो वो भी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप लोग चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो उनका कहना था कि इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक नेशन, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र होगा, ठीक है। चलिए, सेकंड में है, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी मैंने बता रखा है, सब कुछ बता रखा है, चैनल पर हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या है, जो मेंबर होते हैं उसके इंडिया में, तो है उनके क्या सेम व्यूज थे, जितने भी प्रोविजन है संविधान में, तो उनके उसके बारे में उन सबके सेम व्यूज थे। तो ऐसा भी नहीं है। तो देखो, सेकंड में हमें मिस्टेक्स ठीक करनी है, ओके। तो सेकंड में मिस्टेक ठीक करेंगे हम, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जितने भी बेसिक प्रिंसिपल थे उन सब के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मत थे ना, वो सेम थे, ठीक है। उन्होंने और उसमें बोला है कि जितने भी प्रोविजन थे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल जो थे उसके हिसाब से, ठीक है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे, उसके हिसाब से वो सब, उन सब की जो है एक ही विचार थे, उनके सेम व्यूज थे, ठीक है। और प्रोविजन पे नहीं है, यहाँ पर और प्रोविजन नहीं होगा। थर्ड मिस्टेक है, अ कंट्री दैट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी डेमोक्रेसी, कि अगर कोई देश के पास संविधान है, अगर किसी देश में संविधान है, तो वो क्या उसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर किसी के पास संविधान है तो वो देश डेमोक्रेटिक ही होगा, नहीं मान सकते इसको ऐसा। लेकिन अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। देखो, अ कंट्री दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ संविधान है तो वो डेमोक्रेटिक ही होगा, मैंने ये भी पढ़ा रखा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है तो उसमें संविधान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है फोर्थ पर, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये देश का एक सुप्रीम लॉ है। देश का जो संविधान है हमारा, उसको अमेंडेड नहीं किया जा सकता क्योंकि एक सुप्रीम लॉ के अंतर्गत आता है, मतलब बहुत बड़ा लॉ के अंतर्गत आता है, रॉयल लॉ के अंतर्गत आता है। तो नहीं, हम संविधान को समय समय पर बदल सकते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड विद टाइम एंड द नीड्स ऑफ द सिटीजन। जैसे जैसे नागरिकों की आवश्यकताएं हैं या समय के अनुसार उसको बीच बीच में हमें अपडेट करते रहना होता है, ऐसा नहीं कि अब वो बदला ही नहीं जाएगा। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड विद द टाइम एंड द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन 2 करेंगे, विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट सैलिएंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बारे में कौन सा जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ पे कौन सा डेमोक्रेटिक अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में बताएंगे। तो बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर्स, क्या उस साउथ अफ्रीका और उसके पड़ोसी के बीच में था, बिटवीन मैन एंड वुमेन के बीच में था, बिटवीन द वाइट मेजोरिटी एंड द ब्लैक माइनॉरिटी, बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी द ब्लैक मेजोरिटी। तो नहीं, थर्ड वाला हो सकता है इसका, बिटवीन द वाइट मेजोरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी, ठीक है। नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है, बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी, ये हो सकता है, ठीक है, देखते हैं अभी। तो देखो, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी, है ना, ये कह रही थी ना, कलर्ड माइनॉरिटी और ब्लैक मेजोरिटी के बीच में जो था, वॉज द मोस्ट अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक समझ में आ गया आपको। चलिए, थर्ड देखेंगे,
थर्ड में है विच ऑफ दीज इज अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव, ऐसा इसमें से कौन सा प्रोविजन है जिसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है नहीं होता। तो पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, तो ये वाला होगा इसमें, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। देखो इसमें क्या होता है, प्रोविजन जो होता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता। तो जो हेड ऑफ द स्टेट तो होता है उसमें, लेकिन उसमें उसका हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, क्या है, उसका नाम नहीं होता। तो नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके रोल्स के बारे में बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। जैसे कि मोतीलाल नेहरू हैं, तो मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। 1928 में उन्होंने एक हमारे देश के लिए संविधान तैयार किया है ना, 1928 में। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। याद रखना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबरों ने तो मिलकर संविधान बनाया था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने मिलकर, वो सब एक मतलब कहते हैं ना वो कमेटी टाइप की थी, उन सब ने मिलकर संविधान बनाया था। तो जो है राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। फिर आती है सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू जो है मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेंबर थी, ठीक है। चलिए ये हो चुका है आपका। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है रीड अगेन द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम नेहरूज स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको जो है नेहरू की स्पीच पढ़नी है ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि व्हाई डिड नेहरू यूज द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन फुल मीजर इन द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस में उन्होंने इस वाले एक्सप्रेशन का क्यों यूज किया, नॉट होली और इन फुल मीजर्स। देखो जवाहरलाल नेहरू इन हिज स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी यूज द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन फुल मीजर एज फॉर हिम, क्योंकि नेशन बिल्डिंग वॉज अ चैलेंजिंग टास्क विच कैन नॉट बी अचीव्ड ओवरनाइट। देखो नेशन बिल्डिंग, क्योंकि राष्ट्र को बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था। ये सिर्फ एक रात में ही कंप्लीट नहीं किया जा सकता था कि एक रात में हमने सब जो है अपना संविधान बनाया, अपना एक अच्छा सा राष्ट्र बनाया, उसे कंप्लीट कर दिया, नहीं, ये बहुत बड़ा टास्क था। इसीलिए उन्होंने वाला जो वर्ड बोला है कि नॉट होली और इन फुल मेजर्स एज फॉर हिम, उनके हिसाब से, ठीक है। हैंस ही वांटेड नेशन बिल्डिंग टू बी ग्रेजुअल प्रोसेस, बल्कि वो तो चाहते थे कि जो राष्ट्र का निर्माण है ग्रेजुअल प्रोसेस पे हो, उसका बहुत बड़ा जो है प्रोसेस बनाया जाए, जिससे हमारा राष्ट्र जो है बहुत ही मतलब अच्छा बन सके, ठीक है, राष्ट्र का एक अच्छे से निर्माण हो सके। सेकेंड है व्हाट प्लेज डिड ही वांट द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक। क्या प्लेज थी जो भारतीय संविधान जब बना था उसके मेकर्स ने जो प्लेज ली थी, क्या चाहते थे वो। तो नेहरू वांटेड मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक अ प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो नेहरू चाहते थे कि जो संविधान बनाने वाले जो मेकर्स हैं, जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, वो एक शपथ लें, एक प्रतिज्ञा लें। प्लेज मीन्स होता है प्रतिज्ञा, कि वो एक प्रतिज्ञा करें कि वो अपने राष्ट्र के प्रति डेडिकेट रहेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे, एंड हर पीपल एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, और सारे मानवीय गुणों का पालन करेंगे। मतलब नेहरू चाहते थे कि जिन्होंने संविधान बनाया है वो एक प्रतिज्ञा लेंगे, हम राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे, राष्ट्र का और मानवता का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पर आता है द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हु वाज ही रेफरिंग टू। तो ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन, हमारी जनरेशन के हिसाब से जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, एक महान आदमी की जो एम्बिशन होती है यानी महत्वाकांक्षा होती है, जैसे कि वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी, हर आंख से आंसू पहुंचा जाए। हु वाज ही रेफरिंग टू, तो वो किसके लिए इस बात को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो महात्मा गांधी को रेफर कर रहे हैं। देखो नेहरू वॉज रेफरिंग टू द महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन, वो हमारे जो राष्ट्र के पिता थे उनके लिए ये जो है वर्ड उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को उन्हें जो है वर्ड रेफर किया है, ठीक है। सॉरी, नेहरू वॉज रेफरिंग टू महात्मा गांधी को मतलब रेफर करके बोल रहे हैं वो कि राष्ट्र का निर्माण ऐसे करना होगा, जो कि राष्ट्र के पिता कहलाए आगे चलकर, ठीक है। 6 पर आता है, 6 क्वेश्चन है हमारा, हियर आर सम ऑफ द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स मीनिंग, रीराइट देम बाय मैचिंग देम करेक्टली। यहाँ पर कुछ गाइडिंग वैल्यूज दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और उसके मीनिंग भी दे रखे हैं, तो आपको उनको सबको रीराइट करना है और उनको मैचिंग करना है, मैचिंग करके रीराइट कर देना है। जैसे कि सोवरेन होता है, ये सब पता रखा है मैंने, जो एक्सप्लेनेशन किया था हमने, जो प्रीम्बल बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीम्बल जो हमने समझा था, उसमें सब कुछ है ये, ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग है उसमें। तो सोवरेन मीन्स होता है पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। सोवरेन मीन्स होता है कि लोगों के पास जो है डिसीजन लेने का जो सुप्रीम राइट होता है हमारे पास डिसीजन लेने का, ठीक है। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, ठीक है, स्टेट का हेड जो कि इलेक्टेड पर्सन है, जो कि लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है इलेक्शन के थ्रू, जो इलेक्शन होकर आया है। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा, पीपल शुड
लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर, लोग जो है मिलजुल कर भाई और बहन के साथ रहें। सेक्युलर, सेकुलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष। द गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, की गवर्नमेंट जो है किसी भी रिलीजन के फेवर में नहीं होगी, किसी भी धर्म के फेवर में नहीं होगी। धर्मनिरपेक्ष, समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए 7th आता है, हाउ डिड योर स्कूल सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन November 26? प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि आपका स्कूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को कैसे सेलिब्रेट करता है। ये लोग आप जो है ना खुद करेंगे, ठीक है। जो आपके मतलब स्कूल में जैसे जैसे होता होगा आप लोग अपने आप इसको पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करेंगे एक। अब आता है 8 क्वेश्चन, हियर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट मेड इंडिया डेमोक्रेसी। यहाँ पर ना बहुत सारे जो है ओपिनियंस दे रखे हैं कि इंडिया जो है डेमोक्रेसी कैसे बनी। हाउ मच इंपॉर्टेंस वुड यू गिव टू ईच ऑफ दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो आपको इसके महत्व बताने, हर फैक्टर्स का क्या क्या महत्व है। जैसे ये है ना, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, ब्रिटिश रूलर्स की जो है देन है डेमोक्रेसी भारत में। वी रिसीव्ड ट्रेनिंग टू वर्क विद रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन अंडर द ब्रिटिश रूल। तो हमें इसमें बताना है, तो देखो डेमोक्रेसी वॉज चूजन एज द प्राइम वैल्यू फॉर नेशन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब ब्रिटिश के खिलाफ जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, आंदोलन वगैरह हो रहे थे, तो डेमोक्रेसी जो है उसी की देन है हमारे राष्ट्र में। यस, विद द इंडियन काउंसिल्स एक्ट इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसिल्स एंड हैंस। इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत इंडिया ने, भारतीय लोगों ने काउंसिल्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। देयर एक्सपीरियंस पेव द वे फॉर लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और उनके एक्सपीरियंस से ही लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन जो है इंडिपेंडेंट हमारे स्वतंत्र भारत में बने, ठीक है। सेकेंड है, फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डेनियल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडिया। फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। तो इसका होगा कि फ्रीडम स्ट्रगल डिड चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बट इट वर्कड फॉर डेमोक्रेसी बाय मेकिंग लॉज विद कंसेंसस एंड नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन एनीवन। तो जिसमें क्या है कि डेमोक्रेसी कैसे आ सकती है देश में, जब लॉज बनाए जाएं, लॉज और सब उन लॉज का पालन करें विद कंसेंसस, सब एक मत होकर काम करें, एंड नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन एनीवन, और कोई किसी की किसी से तुलना ना करे, ठीक है। थर्ड में हम लिख सकते हैं, वी वर लकी टू हैव लीडर्स हु हैड डेमोक्रेटिक कन्विक्शन। The denial of democracy in several other newly independent countries shows the important role of these leaders. इन leaders का हमें जो है important role shows करना है। जैसे कि our freedom struggle fought a bloodless struggle with tools like सत्याग्रह and अहिंसा। हमारे देश में ना बहुत सारे ऐसे जो थे आंदोलन हुए, स्ट्रगल चले, जैसे कि सत्याग्रह था, ऐसा एक अहिंसा था। तो these struggles were undertaken to free India from the clutches of the British and give Indians the freedom they deserve, ठीक है। तो इन स्ट्रगल्स का जो मेन कारण था वो क्या था कि हमें अंग्रेज़ों से जो गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना है, ब्रिटिश जो सरकार के जो हम अधीन थे, उनके क्लच में जो थे, हमें उनसे स्वतंत्र होना है ना। और जो हमारे जो इंडियंस हैं उन वो स्वतंत्र हो जाएं, उनको सारे अधिकार मिले जो कि वो डिजर्व करते हैं, यानी गुलामी की जंजीरों से हम लोग बाहर आ जाएं। तो ऐसे ही कई सारे आंदोलन चलाए गए थे, जैसे सत्याग्रह और अहिंसा, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन 9। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ कंडक्ट बुक फॉर मैरिड वुमेन पब्लिश्ड इन 1912। 1912 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था मैरिड वुमेन। तो हमें उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया है हमने, जैसे कि गॉड हैज़ मेड द फीमेल स्पेसिस डिलिकेट एंड फ्रेजाइल बोथ फिजिकली एंड इमोशनली पिटिएबली इनकेपेबल ऑफ सेल्फ डिफेंस। देखो भगवान ने क्या करा है, औरत को जो है मतलब कुछ चीज़ों में कैपेबल बनाया है, कुछ फिजिकल भी वो होती हैं और कुछ इमोशनली भी ऐसी होती हैं। और क्या होता है, वो पिटिएबली इनकेपेबल अपना जो सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाती हैं, कई बार ऐसा होता है। तो दे आर डेस्टिन्ड बाय गॉड टू रिमेन इन मेल प्रोटेक्शन। उनको जो है मेल प्रोटेक्शन की चाहत होती है कि मतलब आदमी जो हमारी सुरक्षा करे है। होता है ना कि अब तो जैसे औरत ऐसी नहीं रही है, लेकिन क्या है इसमें लिखा गया है इस तरीके से कि औरत को भगवान ने भी कमज़ोर बनाया था, कि औरत चाहती थी कि मर्द उसकी सुरक्षा करे। तो जो हमारा जो देश है ना वो पुरुष प्रधान देश है। हमारे देश में क्या होता है, जैसे कि फादर हो गया, हस्बैंड हो गया, सन हो गया, जितने भी हमारी ज़िंदगी में जो पर्सन आते हैं तो हम चाहते हैं कि ये लोग हमारी सुरक्षा करें, मर्द होते हैं यानी कि। तो पुरुष प्रधान देश है हमारा। तो वुमेन शुड देयरफॉर नॉट डिस्पेयर बट फील ऑब्लाइज दैट दे कैन डेडिकेट देमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ मैन। डू यू थिंक द वैल्यूज एक्सप्रेस इन दिस पैरा रिफ्लेक्टेड द वैल्यूज अंडरलाइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन और डस दिस गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज। और क्या आपको ये बताना है, मतलब मैं आप शॉर्ट में बता दे रही हूँ। जैसे औरत है ना, औरत के बारे में दिखाएगा, औरत हमेशा मर्द से कमज़ोर होती है, मर्द ही उसकी सुरक्षा करता है, बहुत वो इमोशनली भी कमज़ोर होती है, फिजिकली भी कमज़ोर होती है। तो क्या हमारे संविधान में ऐसा कुछ है औरतों के बारे में कि हाँ उनको कमज़ोरी जताया जा रहा है, या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यूज़ हमारी उसके अगेंस्ट कुछ है?
तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे संविधान में। हमारे संविधान जो है इक्वलिटी को वैल्यू देता है। देखो, द वैल्यूज एक्सप्रेस इन द एवर मेंशन पैरा डू नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज अंडरलाइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कुछ भी हमारे संविधान में नहीं है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फंडामेंटल राइट्स टू ईच ऑफ इट्स सिटीजन। हमारा संविधान जो है सबको, हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स देता है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, चाहे वो कोई भी किसी भी जेंडर का हो, कास्ट का हो, सेक्स का हो, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन, चाहे उसका जन्म कहीं पर भी हुआ हो और चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबके लिए हमारे संविधान में समानता का अधिकार है। वुमेन आर गिवन इक्वल राइट्स एज मैन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू वेरियस एक्ट्स। बहुत सारे एक्ट्स भी ऐसे आ गए हैं जिसमें कि वुमेन्स को भी इक्वल अधिकार दिए गए हैं, इक्वल मतलब समान अधिकार दिए गए हैं जितना कि मैन को दिए गए हैं, जितना कि आदमी को दिए गए हैं। तो हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संविधान में सभी के लिए समानता का अधिकार है। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको पढ़ना है। गिव रीजंस व्हाई ईच ऑफ दिस इज ट्रू और नॉट ट्रू। आपको रीजन देना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर लॉ। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल्स है, अथॉरिटी का जो रूल्स है वो क्या सेम है किसी भी लॉ की तरह। तो हम देखेंगे इसको। देखो, नॉट ट्रू बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। ऐसा ट्रू नहीं है क्योंकि अभी मैंने बताया था पीछे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही हमारा एक सुप्रीम लॉ है। ठीक है, चलिए सेकंड आता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लेस डाउन न्यू हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। तो ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं तो मैंने कई बार बताया, जैसे एक होता है लेजिस्लेटिव होता है एक, तो ठीक है क्या होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। ठीक है, तो क्या होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ये तीनों ना मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये तीनों मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे अगर एग्जीक्यूटिव ने कुछ काम किया और वो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को पसंद नहीं आया तो वो दोनों उसके काम को रोक सकते हैं। ठीक है, और अगर लेजिस्लेटिव को पसंद लेजिस्लेटिव ने कुछ किया तो ये दोनों रोक सकते हैं और जुडिशरी ने किया तो ये दोनों रोक सकते हैं। मतलब समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये काम ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं होना है। ठीक है, तो ये तीनों मिलजुल कर काम करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे। चलिए अब आता है थर्ड पर, ट्रू एज द, नहीं थर्ड पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। राइट ऑफ द सिटीजन एंड लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नागरिकों के जो अधिकार हैं और जो लिमिट्स हैं पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन, क्या वो गवर्नमेंट जो है उनको हटा सकती है संविधान के हिसाब से। तो ट्रू। एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया। ये बात सच है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हर नागरिक को, भारत में हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स जो है दिए हैं। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द, हमारे संविधान में क्या ये सब चीज़ें लिखी रखी हैं कि गवर्नमेंट की पावर और नागरिकों के अधिकार क्या क्या हैं। तो हाँ ये बात सच थी। ठीक है, कि ट्रू एज द, मैंने इसको दूसरे वे में ले लिया। तो ट्रू एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, ठीक है। आ कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशन नॉट अबाउट वैल्यूज। क्या हमारा जो संविधान है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड है, वैल्यूज के बारे में उसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। नॉट ट्रू एज द कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स वैल्यूज ऑन विच ऑल इंस्टीट्यूशन वर्क। ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं जिसमें कि सारे इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं। और प्रीमेबल स्टेट्स अबाउट वैल्यूज़, और हमारे प्रीमेबल में भी जो है वैल्यूज़ के बारे में सब कुछ जो बताया गया है, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया। जस्टिस मीन्स होता है न्याय, लिबर्टी मीन्स एकता, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा और इक्वलिटी मीन्स हो गया समानता। तो हमारे संविधान में सारी ही चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वैल्यूज़ के साथ साथ इंस्टीट्यूशन पे भी वर्क करता है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो कैसे लगे हैं, अगर पसंद आया है तो इनको लाइक कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।